होशियार टैलेंटेड की बात नहीं होती है, मेहनती। एक होशियार को एक मेहनती बच्चा पछाड़ देता है। कि जैसे कि बच्चों में आजकल मोबाइल की एडिक्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जी जो उनकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगा रही है, तो जी। इससे कैसे बचा जाए? मोबाइल में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्या किसी पेरेंट्स ने आज तक अपने बच्चे को कोई इंग्लिश की वोकैबुलरी या इंग्लिश के सेंटेंस या इंग्लिश के इंटरव्यू या इंग्लिश की कोई मूवी खोल के बच्चे को दी है? बच्चे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की जो बेस है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कक्षा 6 के बच्चे अपने आप तो सक्षम नहीं होते हैं कि अपने आप वे मैथ्स रीजनिंग जी के कवर कर पाएंगे। पेरेंट्स को अपने बच्चों से शाम को 10 मिनट जीके के लिए पेरेंट्स को 10 मिनट अपने पास में बैठना चाहिए। क्लास 12th में एनडीए, एयरफोर्स और अग्निवीर और नेवी के लिए ऐसा क्या करें कि उनके वहाँ पहुँचने के चांसेस बढ़ जाए? देखो, ये तो बहुत सारे स्कूल तैयारी कराते हैं, हम भी कराते हैं अपने विद्यालय में। हमारे विद्यालय से हर बार बच्चे पूरे यूपी को टॉप करते हैं। जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है, पेरेंट्स उसको कैसे इंक्रीज करें? कॉन्फिडेंस लेवल की जो बात है, जो बच्चे छोटे होते हैं वो पेरेंट्स भी अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे को शाबाशी नहीं देने की। जो डिफेंस स्कूलों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या गांव के बच्चे भी इसी उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी, गांव के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं आज तो जी। जिस बच्चे में डिसिप्लिन होता है, कोई भी एग्जाम हो उसको कवर कर लेता है। पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन का महत्व जरूरी है। ना डिग्री का घमंड, ना नंबरों की रेस, सीखने का जो जज्बा है वही है असली बेस। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं प्रदीप जी, जो कि एक मेंटोर है, कैरियर काउंसलिंग और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में फिर से आए और बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनको जो आपने टिप्स दिए थे पिछले बार के पॉडकास्ट में, उनसे उनको काफ़ी हेल्प मिली और आज हम फिर से आपके साथ बैठे हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को और अच्छी टिप्स के साथ आके लेके जाएं, ताकि उनका और जो उनके बच्चों का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को लेके और ज़्यादा सतर्क हो जाए और उनको हेल्प मिले कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो शुरू करते हैं प्रदीप जी। आज के समय में बच्चों का कैरियर बचपन में तय करना क्यों जरूरी हो जाता है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इससे पेरेंट्स भी अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे कि एक बात कहें, बचपन से जो कैरियर होता है वो क्यों तय करना होता है। आप लोग एक हमारे क्षेत्र की देसी कहावत से लीजिए। जैसे कि हम खेती करते हैं, यदि खेत में बीज समय पर नहीं डालेंगे तो उसकी फसल समय पर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार दूसरे वे में ले लीजिए आप लोग, जैसे बच्चे हैं, हम कहते हैं पेरेंट्स को कि कक्षा 3 से ही बच्चे का गोल तय कीजिए। यदि कक्षा 3 से बच्चे का गोल तय होगा तो समय पर अच्छे पद पर पहुंच जाएगा। जो पेरेंट्स चाहता है, जो बच्चा इच्छा रखता है, उसका गोल पूरा हो जाएगा। इसलिए बचपन से ही उसका कैरियर तय करना चाहिए। तो प्रदीप जी, कक्षा 3 ही क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ जी, कक्षा 3 से इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कक्षा 3 के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, प्रश्न करना जानते हैं, प्रश्न पूछना जानते हैं, पेरेंट्स से अनेकों प्रश्न करते हैं। जैसे कि आज मोबाइल का दौर है, ले लीजिए कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आप लोग 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 15 मिनट मोबाइल देखिए। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं मोबाइल देखूंगा। यदि आज पापा ने या मम्मी ने मना कर दी कि मोबाइल तुझे नहीं मिलेगा, तो प्रश्न करता है क्यों नहीं मिलेगा। या किसी पर्व है कि या कोई त्योहार है, उस पर कपड़े खरीदते हैं तो बच्चे प्रश्न करते हैं। जब प्रश्न करते हैं कक्षा 3 से, इसलिए गोल होता है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 में फॉर्म भरे जाते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। और कक्षा 3 से इसलिए हमें गोल तय करना चाहिए। यदि हम कक्षा 5 के बाद सोचेंगे जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे वंचित हो जाएंगे, उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी।
तो कक्षा 3 से बच्चे लायक हो जाते हैं, प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और वे अपने कैरियर की दिशा में 99% बढ़ जाते हैं। इसलिए कक्षा 3 से ही अगर कक्षा 6 की परीक्षा के लिए तैयार होना है तो कक्षा 3 से ही उसको गोल को निर्धारित करना पड़ेगा और कक्षा 3 से कैरियर की दिशा में ले जाना पड़ेगा। तो प्रदीप जी, ये नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल क्या होते हैं? ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ, जिस भी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं 99.99%, 0.1 तो कहता नहीं, वे विद्यालय अपने यहाँ पंजीकृत बच्चे को इन स्कूलों में भेजना ही नहीं चाहते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जबकि अगर मान लिया किसी का विद्यालय है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं तो फीस देते हैं। कक्षा 1 में बच्चा कक्षा 12 तक पढ़ेगा, अगर मान लो 10 बच्चे निकाल दिए, सोच होती है, लेकिन जो सोच गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। जी। और जो नवोदय विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंटेड विद्यालय, आप नंबर 1 बात लो नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय जो होते हैं ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और एक जिले में लगभग एक जरूर होता है। उसमें ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उसके लिए विद्यालय खोले गए, उसमें रहना खाना पढ़ाई सब फ्री होती हैं और वहाँ उन बच्चों को तैयार करते हैं अच्छी एजुकेशन दे करके, जो राष्ट्र की सेवा करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डिफेंस में जाए, उन सभी के लिए तैयार करते हैं। और जो दूसरी बात आती है सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल जो होते हैं, जो जो सोसाइटी होती है मिलिट्री की, अर्धसैनिक बल होते हैं, उनके थ्रू चलते हैं, भारत सरकार के विद्यालय होते हैं। जी। इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन से बहुत सख्त होता है, सिखाते हैं बच्चे को। जैसे नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं और उनका गोल उन्हें निर्धारित कर देते हैं, वो कोई भी किसी जॉब में जा सकता है। सैनिक स्कूल में जैसे कि हमारी सेना होती है, अर्धसैनिक बल होता है, उसकी तरफ से उसको डिफेंस के लिए तैयार करते हैं, एयरफोर्स के लिए तैयार करते हैं, नेवी के लिए तैयार करते हैं और उन्हें बच्चों को अपनी जो नेतृत्व करना सिखाते हैं, कैसे नेतृत्व होता है उसका, और डिसिप्लिन सिखाते हैं। और यही बात लेके चले आप लोग मिलिट्री स्कूल की। जी। मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में 5 ही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं, उनका एग्ज़ाम होता है। उसमें जो लीडरशिप होती हैं और डिसिप्लिन होता है, उसके साथ साथ पढ़ाई तो होती है। पढ़ाई के साथ साथ जो कुशल दक्षता होती है, वे केवल ओनली फॉर डिफेंस के लिए तैयार करते हैं बच्चे को, केवल एनडीए के लिए तैयार, जो उसमें अधिकारी बनते हैं। और बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस हो जाता है, अपना करना सीख जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय होते हैं, तुलना करते हैं, हमारे जो ये जनरल विद्यालय होते हैं, इनमें बच्चे केवल पढ़ने जाते हैं, सीखने नहीं जाते हैं। सुबह बच्चे बेड से उठते हैं, अपनी बेड शीट भी सही नहीं लगाते हैं और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सबसे पहला काम उनका यही होता है कि अपना कार्य पूरा करना। बिल्कुल। तो जो उनका डिसिप्लिन होता है बहुत अच्छा होता है और वे उनमें सभी 100% सफल बच्चे होते हैं, अधिकारी की रैंक पर जाते हैं। प्रदीप जी, अगला जो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्लास 6 से सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल के एडमिशन के लिए बच्चों को किस लेवल पे जाके अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो वहाँ एडमिशन ले पाए? देखो, कक्षा 6 के लिए जो एग्ज़ाम होता है तीनों का ही होता है, नवोदय विद्यालय का भी होता है, सैनिक स्कूल का भी होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी होता है। उसके लिए जो स्कूल तो अपना सिलेबस में रखता नहीं है। जिस भी स्कूल में है, चाहे वो अच्छे से अच्छा विद्यालय है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जी। कोई भी स्कूल इसमें, क्योंकि इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती हैं, एक बुक पुस्तक की तैयारी करनी होती है, पेपर की तैयारी करनी होती है। जो जनरल स्कूल होते हैं वे तो तैयारी नहीं कराते हैं। उसके लिए बच्चे को, अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, कक्षा 3 से तैयारी करेंगे जी। तो 100% बच्चा सफल होगा। उसके लिए बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जैसे कि ट्यूशन से लेते हैं बच्चे, और उसकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और पढ़ाई का समय 2 घंटे ले लो आप लोग प्रतिदिन, लेकिन रूटीन में।
प्रतिदिन यदि कोई 45 मिनट या 50 मिनट भी लेता है तो उसमें भी उस समय को लेकर भी वो कवर कर जाता है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हर बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में या नवोदय स्कूल में जा सकता है, या उसके अंदर कोई स्पेशल मतलब टैलेंट होगा तो ही वो इसमें एडमिशन ले सकता है? इस पे थोड़ा सा मुझे आप बताएं प्लीज। नहीं, देखिए, प्रत्येक बच्चा जो होता है पहले से ही जो जन्म से पैदा होता है, एक आधे तो कोई बात नहीं कहते हैं, कोई मूक बुद्धिर भी हो जाता है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ में होवे। टैलेंटेड होता है और जिस दिशा में उसको ले जाया जाता है उसी दिशा में वो चल जाता है। प्रत्येक बच्चा, इस भारत का प्रत्येक बच्चा इन तीनों के एग्जाम में बैठ सकता है, तीनों का एग्जाम दे सकता है। और होशियार टैलेंटेड की बात नहीं होती है, मेहनती। एक होशियार को एक मेहनती बच्चा पछाड़ देता है। जैसे कि आप लोग जैसे कि एग्जाम चलेंगे, अब जा बोर्ड्स की परीक्षा आएगी, जी। एक बच्चा टैलेंटेड है, वो कोई टॉपिक उसका क्लियर है, वो देखेगा कि तो मेरा क्लियर है, आगे पढ़ेगा। और एक बच्चा मेहनती है, उसे टारगेट बना रखा कि मेरा तो 90% प्लस नंबर ही चाहिए, वो उसको रिपीट करेगा। और मैं तो उन बच्चों को भी ये बताता हूँ, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, इसको प्रैक्टिस चाहिए। यदि लिखने की प्रैक्टिस होगी, गणित को लेकर के बार बार निकालने की प्रैक्टिस होगी, तो सफल होगा ज़रूर। और कोई भी बच्चा इसमें प्रतिभा कर सकता है। और जो मेहनती होगा, जब एग्ज़ाम होता है ना, तब उसका एग्ज़ाम में एक टैलेंटेड बच्चा होता है, जब एग्ज़ाम को पूरा नहीं करे तो कैसे नंबर आ जाएगा। और एक मेहनती है, मेहनती बच्चे का एक गोल है कि मुझे नंबर लाना ही है। वो प्रत्येक सवाल को अंतिम चरण तक, आपने देखा होगा जब परीक्षा होती है ना, कोई बच्चे एंकारवश जब टीचर्स कॉफ़ी लेते हैं जी। कि लाओ कॉफ़ी दो, लो जी। कुछ बच्चे आधा घंटा पहले बैठ जाते हैं, लो जी। और एक बच्चा एक मेहनती होता है, वो टैलेंटेड होशियार नहीं होता है, वो उस समय में कि सर बस 1 मिनट, उसका 1-2 लाइन रही होते कि सर भाई 1 ही मिनट। जब टीचर सारे बच्चों से कॉपी ले लेता है ना, तब उसको लेता है कॉपी, चलो ये बच्चे, तो उसके अंक ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आने की संभावना होती है। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया प्रदीप जी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो हमारे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें करेंगे, ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को रिपीट करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। मैं नहीं कहती कि सारे बच्चे 90% लाएं, मैं कहती हूँ कि सब बच्चे पास हो और अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। एक और सवाल है मेरे पास जो काफ़ी देर से मैं पूछना चाह रही थी। जो आपने बताया कि क्लास 3 इसमें जो बच्चा है वो कैसे प्रिपेयर करे, पेरेंट्स कैसे उसे पढ़ाई में हेल्प करें और उसका डेली रूटीन कैसा हो? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने काफ़ी पेरेंट्स से ये भी सुना है कि सर, जैसे कि मैं बताता हूँ या कोई अन्य विद्यालय बताता है कि आप लोग नवोदय विद्यालय के या जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, जी। वे भराते हैं फार्म कि आप लोग नवोदय विद्यालय के फार्म भरवा लो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग नहीं जानते हैं, कोई कोई लोग जानते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारा तो अकेला बच्चा है, हम नहीं भेजना अपने बाहर, हमें तो अपने पास ही रखना है। उन पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज ये कहते हैं ना कि मुझे नहीं बाहर भेजना, फिर जब वो 18 साल का हो जाता है ना और कक्षा 12 पास कर लेता है, तब वो उसको दुखी कर देता है। जैसे कि पहले मैं आपको एक बात बता दूं उनकी, कि पढ़ाते क्यों नहीं है। अकेले लगभग ज़्यादातर पेरेंट्स के अकेले अकेले बच्चे हैं। बेटा बेटी तो जो छोटी सी होती है ना, वो भी झाड़ू लगाना सीख जाती हैं, मम्मी के साथ बर्तन साफ करती है, उठा कर लाती है। बेटे के लिए जो दादी दादा होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ले लीजिए आप लोग, पशु होते हैं जो दूध देते हैं, तो उनके बीच में उस बच्चे को जाने नहीं देते। रीज़न? जब वो कक्षा 12 तक हो जाता है, उसको ज़्यादातर पेरेंट्स विद्यालय में उसे, सॉरी विद्यालय में नहीं, खेत में लेके नहीं जाते हैं कि अकेला बच्चा है, कमर में लचका आ जाएगा, भैंस पूँछ लगा देगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी उसकी सावधानी बरतते हैं अकेले बच्चे के लिए। लाड प्यारा होते हैं, तो उस लाड प्यार के पीछे उसकी शिक्षा खत्म हो जाती है और कक्षा 10 तक कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता,
क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स को चाहिए फीस, फीस लेकर के प्रमोट कर देते हैं। जब प्रमोट कर देते हैं, उनका एक बहाना होता है स्कूल वालों का कि एक आरटी एक्ट होता है, उसके अनुसार उसको प्रमोट कर देते हैं, फीस आती है, 90% प्लस नंबर रख देते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वे भी बहुत बिजी होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। और जब वे क्या देखते हैं, जब रिजल्ट मिलता है कितने परसेंट नंबर आए, 95%, तो खुश हो जाते हैं। पड़ोसी के बच्चे के कितना है, 98, तो उससे कम क्यों रह गया, उसका तुलना करते हैं, उसकी आकलन करते हैं। और जब बच्चा 9th तक पास हो जाता है, 10th में बोर्ड की परीक्षा देते हैं, और स्कूल अपने प्रभाव से पेरेंट्स के लिए अपनी चतुराई से पेरेंट्स पे कहलवा देता है कि ये बच्चा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक पोजीशन में रहा है, जी। कक्षा 10 में पता नहीं क्या होगा इसको, बोर्ड की परीक्षा है, पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर देते हैं स्कूल से। हाँ, वो एक डर का माहौल की जिसमें पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चा भी प्रेशर में आ जाता है, वो परफॉर्म करके भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जी, और पेरेंट्स ये कहलवा देते हैं सर बस ये पास हो जाए। पास हो जाए। और यदि मान लो उसके 70% 60% में नंबर भी आ जाते हैं, तो पेरेंट्स ये मानता है कहीं ना कहीं कि स्कूल ने बहुत मदद करी, जी। जबकि अलग होता है। स्कूल अपना बचाव करता है क्योंकि स्कूल चतुर होता है, स्कूल का मैनेजमेंट चतुर होता है, पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं होती है। स्कूल अपनी लिस्ट निकाल लेता है कि कौन बच्चों के साथ में चतुरा से खेलना है, जिसके वे बच्चे कक्षा 11 में जो कि तो रह जाए। तो इसीलिए मैं जो पेरेंट्स होते हैं कक्षा 3 से इसलिए बताता हूँ मैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि तो उनका गोल होता है। जी। कक्षा 6 में चलो आपको भेजना नहीं है, हमने मान लिया आपका अकेला बच्चा है, चेता बच्चा है, आप लोग अपने घर से 10 किलोमीटर दूर तो स्कूल भेज रहे हैं, क्या 50 किलोमीटर दूर भेज दीजिए आप लोग। मान लिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ही है जी, 5 विद्यालय है पूरे भारत में, वे दूर दूर है, दूर नहीं भेजना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे आपके जो मम्मी पापा जितने लाड़ प्यार दुलार से रखते हैं उससे ज़्यादा रखते हैं वहाँ पर। और जब आज नहीं भेजना, अकेला बच्चा है, तो उसकी चाहत क्यों रखते हो, और ये कक्षा 12 पास कर लेगा, ये गवर्नमेंट जॉब में चले जाएगा, दूर तो तब भी जाएगा। बिल्कुल। तो जाने अनजाने में जो पेरेंट्स है अपने बच्चे को पहले से दूर कर देते हैं। और रही बात अब जब कक्षा 3 से पढ़ाई की, कक्षा 3 से जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो पेरेंट्स होते हैं जब बच्चे वे अच्छे स्टैंडर्ड के विद्यालय में बच्चे को डाल देते हैं उनकी बिल्डिंग देख करके। जी, इसी पे मेरा यही एक अगला हाँ। प्रश्न रहेगा। ये आपने बहुत बढ़िया वाला पॉइंट मेरा ले लिया जो मैं पूछना चाह रही थी। तो जब पेरेंट घर पे आते हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या करता है कि आपका बेटा ट्यूशन जाता है तो मेरा बच्चा भी ट्यूशन जरूर जाएगा। उसका ये ध्यान नहीं रहता है पेरेंट्स का कि आपके बच्चे को आवश्यकता है तो मेरे को नहीं है, जी। नहीं आपका जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाइए। देखा देखी। देखा देखी की बात ही है जी। यह इसलिए कक्षा 3 से बच्चे को केवल जो काम होता है उनका लिखने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि पढ़ाई में। पढ़ाई तो स्कूल करा रहा है, जी। जो स्कूल करा रहा है उस कार्य को आप लोग लिखवाइए। क्योंकि यदि उनका जाकर के कक्षा 12 के पास या ग्रेजुएशन के पास में यूपीएससी को कवर करने का मन होता है तो उनका लिखने की आदत नहीं रहती है। तो दोनों तरह के बच्चे होते हैं, जो एग्ज़ाम देंगे नवोदय विद्यालय का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का या सैनिक स्कूल का, उनके लिए तो टाइम टेबल पहले से निर्धारित चाहिए, बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसको उसका आईना दिखाना चाहिए कि आप आज यहाँ हैं, कल आप लोग बहुत ज़्यादा ऊंचे चले जाएंगे। लेकिन अनजाने में होता है सब काम ये। मान लिया आपका बच्चा है, उसने देखा, टीवी देखा, आप लोग सब टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा मम्मी मैं तो फॉर्च्यूनर गाड़ी लूँगा। वहीं पापा बैठे हैं, कहना अच्छा। फिर आ गई मर्सिडीज गाड़ी, कहना पापा मर्सिडीज अच्छी रहेगी। तो पता मम्मी पापा क्या बोलते हैं, पहले पढ़ तो ले। बिल्कुल। यहीं से ही बच्चा दब जाता है। जबकि अपोजिट होना चाहिए, बच्चे की मदद करनी चाहिए, बच्चे को कहना चाहिए हाँ ठीक है यही गाड़ी लेंगे, लेकिन मेरे से खर्चे से ली नहीं जाने की। जब आप लोग अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे तो 2 ले लेंगे,
एक मैं भी लूंगी, आप भी लोगे, तो बिल्कुल। बच्चा खुश होगा, मतलब उसके सपनों में उड़ान आएगी। मतलब उसको मोटिवेट करें, मोटिवेट बातों करें। में शब्दों को घुमाकर कि जी उस बात भी पहुंच जाए बच्चे तक और जी उसे बुरा भी ना लगे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। इसमें एक चीज और प्रदीप जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल के बारे में, इसमें मैं एक पॉइंट पूछना चाहूंगी, क्या ये स्कूलों में जो एडमिशन होते हैं, इसमें सिर्फ ज्यादा जो गांव वाले हैं वही बच्चे रहते हैं? क्योंकि मैंने सिटी में इन चीजों को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं देखी है। वो कहते हैं हमारा बच्चा जाए किसी एसी बिल्डिंग वाले स्कूल में जहाँ बस भी एसी मिल रही है, स्कूल की क्लासरूम भी एसी है, टीचर्स भी इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सब उन्हें सिखाते हैं, चाहे एजुकेशन वहां पे उस तरीके से नहीं दी जा रही जैसा कि एक्सपेक्ट की जाती है। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, ये अपने अपने कल्चर की बात होती है, और मैं क्षमा चाहूँगा सभी पेरेंट्स से यदि किसी को बुरी ना लगे मेरी बातें। जो पेरेंट्स आज ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसे विद्यालय में पढ़े जो चाहे वे अपने ऊपर कर्ज भी करके पढ़ाते हैं कुछ, जी, तो बिल्कुल। ऐसे पेरेंट्स 1 या 2% तो अधिकारी रैंक तक अपने बच्चे को पहुंचा सकते हैं। अन्यथा ऐसे पेरेंट्स जाते हैं वृद्धाश्रम में फिर, क्योंकि उनका अकेले अकेले बच्चे होते हैं। बिल्कुल। उन्हें ऐसा कल्चर अपने बच्चे को दे देते हैं कक्षा 12 तक के लिए, और ग्रेजुएशन के लिए उसको अच्छे बड़े शहर में भेज देते हैं। जितना पैसा होता है वे अपने बच्चे पर लगा देते हैं। फिर बच्चा विदेश चले जाता है, अकेला बच्चा होता है, विदेश में शिफ्ट हो जाता है, जी। तो माता पिता कहाँ जाएंगे? ओल्ड वे एज होम। वृद्धाश्रम में जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है कि जो आपने प्रश्न किया कि जो शहर के लोग होते हैं अवेयर नहीं है, इसके पीछे कड़ी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आप डिफरेंस लो, अंतर देखो जी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र के अच्छे जो सर्विसमैन लोग हैं, उनके बच्चे क्यों क्यों जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्यों नहीं पता रहता इस बात का? क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर किसान लोग हैं, वहाँ जानकारी नहीं है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वे जानकारी नहीं देते हैं। और ग्राम जो शहरी क्षेत्र में है, अधिकारी रैंक के हैं, अफसर लोग हैं, तो उनके बच्चों को अफसरी माहौल, जैसे कि आपने पता कि एसी रूम में रहना चाहिए, एसी बस रहना जी। चाहिए, उनके मन में ही आ जाती है, फीलिंग आ जाती है कि इसीलिए जो अफसर के बच्चे होते हैं ना, वे अफसर ही बनते हैं। क्योंकि उनको माहौल वैसा दिया जाता माहौल है। पहले से जब माहौल मिल जाएगा, माहौल क्रिएट हो जाएगा शुरुआत से ही बच्चे का, तो ऐसे ही माहौल में जाएगा। जब हम आप लोग अपने बच्चे को एक किसानी माहौल सिखाएंगे तो किसानी बनेगा, उसी तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। एक छोटा बच्चे का मन पढ़ने में तो लगता नहीं है, लेकिन वो ट्रैक्टर चलाता है, झोटा बुग्गी चलाता है, और सब बिना सिखाए सीख जाता है। और जो शहरी क्षेत्र की बात है, जो पेरेंट्स होते हैं अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, इसी रूप में बढ़ाते हैं बच्चे को, उनको माहौल मिलता है, तो उसमें तो इसलिए वे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसकी जो अंतिम होता है ना, अंत होता है ना उन पेरेंट्स का, जिसका अकेले अकेले बच्चे होते हैं, उन कहते हैं हर चीज़ की अति बुरी होती है। ऐसा भी नहीं रहना चाहिए जी। कि उनको इतने संस्कार ज़्यादा दे दिए जाए, इसको मैं दूसरे वे में संस्कार ही कहूँगा, कि उनको इतने संस्कार दे दिए जाए कि वे वृद्धाश्रम पहुंच जाए। जब बच्चे अकेला बच्चा विदेश में फंस जाएगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पर आजकल तो प्रदीप जी ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं जितने भी शहर के लोग हैं सब सिंगल चाइल्ड ही प्रेफर करते हैं। तो हाँ उस उसमें तो फिर ये वाली बात सटीक ही बैठती है जो आपने बताई है कि बच्चा चाहे एक हो चाहे बच्चे दो हो, पैम्पर नहीं करना चाहिए। आप जो मेन बात कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन की बेस को लेके सतर्क रहना चाहिए। देखो, ये बात सही है, क्योंकि पहले जो जमाना था और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर है जी। पहले पेरेंट्स मेहनत करते थे, उनके बच्चे आज की अपेक्षा स्वस्थ भी होते थे, और पहले भी अधिकारी बने। ये बताइए, पहले क्या डीएम एसडीएम नहीं थे, जी, पुलिस अधिकारी नहीं थे, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए। बिल्कुल। जो शहर बने हैं,
वे ग्राम गांव से तो शहर बने हैं, ऐसे तो नहीं है कि पहले से शहर थे। जो अकेला अकेला बच्चा होता है, सही बात है, लेकिन जो हमारे पहले के और अब में संस्कार में अंतर है। हम संस्कार दूसरे वे में आप ये कहिए, मान लिया आप मेरे पास ही आए जी। और आप अनजान हैं, तो पेरेंट्स या मैं पेरेंट्स की तरफ से बता रहा हूँ कि अपने बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं। आज मैडम और मैडम का परिवार आने वाला है, आप अंदर अपने कमरे में रहना। 1% तो अगर मान लिया आप इत्तेफाक से आगे बच्चों के सामने वे नमस्ते करके और अपने रूम में चले जाएंगे और रूम अंदर से बंद कर लेंगे। आप 1 घंटा रहो, 2 घंटा रहो, 3 घंटा रहो, वे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। अंदर क्या करेंगे वे बच्चे? अकेले के बच्चे की बात बता रहा, जी। वे केवल और केवल मोबाइल का मोबाइल। प्रयोग करेंगे। और जब मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो 2 घंटे तो अलग हो गए। और बच्चे को अच्छा लगता है, क्योंकि एक डोपामिन नाम का उसका वायरस होता है जो उसको आनंद देता है। आज जिसमें खुशी मिलेगी, आनंद आवेगा, बच्चा तो वही करेगा। बिल्कुल। और इस सभ्यता से अलग हो जाते हैं। जबकि पहले क्या थे, पहले जो बड़े बूढ़े हमारे होते थे, सब बच्चे उनके पास बैठते थे, उनके पैर दबाते थे। आज किसी बच्चे से पैर दबाने आते हैं? बिल्कुल नहीं। दबाने नहीं आते हैं। तो यह परेशानी है, जो अकेला अकेला बच्चा होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि महंगाई है, और महंगाई में एक ही बच्चे का जीवन हमसे तय होगा, क्योंकि शादी हो तो सारा अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। अलग हो जाते हैं, यदि संयुक्त परिवार में रहे तो ये खर्चे नहीं आने के, फिर अपना मकान लेते हैं और जो जॉब से पैसा आता है उसकी केवल किस्त भरते हैं। उस किस्त में उस बच्चे का भरण पोषण अच्छे स्कूल में होता ही नहीं है, और संस्कार बच्चा अपने आप से खुद से सीख जाता है। जब पेरेंट्स ये कह रहा कि वे आएंगे और आप अंदर बैठ जाना, तो वो कैसे संस्कार सीखेगा? इसलिए परेशानी है अभिभावकों को। अगर मान लिया एक भी बच्चा है, भगवान ने जो दिया अच्छा है, उस बच्चे को पढ़ाई के अलावा जो घरेलू संस्कार होते हैं वे भी देने चाहिए। और यदि मुझ में संस्कार है तो मैं दूंगा, और जब मुझ में ही नहीं है, जब मेरे पिताजी ने मुझे अलग बैठा दिया हो, तो मैं भी आगे ऐसे ही दूंगा। ये परेशानी हो रही है। लोग कहते हैं बच्चा, शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा तो एक ही होता है, लेकिन अगर मान लिया एक ही बच्चा यूपीएससी को चयन कर गया तो वही नाम रोशन कर देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, एक बच्चा पढ़ा दिया, एक बच्चा अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया और माता पिता अलग थलग पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है प्रदीप जी कि बच्चे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की जो बेस है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? क्या ऐसा करें कि उनको आगे जाके किसी भी चीज को लेके डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े? इसके लिए कोई आप टिप बताएं मुझे। देखो, ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अगर यदि वे बच्चे इसको तैयार करेंगे जिनको एग्ज़ाम देना होगा, मान लिया कक्षा 6 में ही एग्ज़ाम देना है, कक्षा 6 के एग्ज़ाम के लिए, इसमें एक एग्ज़ाम कक्षा 6 के लिए होता है, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, एक कक्षा 9 के लिए होता है, एक फिर लेटर एंट्री में होता है कक्षा 11 के लिए। जो रही बात है कक्षा 6 की बात लेते हैं, कक्षा 6 के बच्चे अपने आप तो सक्षम नहीं होते हैं कि अपने आप वे मैथ्स, रीजनिंग, जीके कवर कर पाएँगे। इसके लिए पेरेंट्स को, जो बच्चे जब कक्षा 3 में आते हैं या 2 में आते हैं, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज डिजिटल का ज़माना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से शाम को 10 मिनट, क्योंकि मोबाइल तो हम देते नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स के पास मोबाइल है भी नहीं है, और न्यूज़पेपर कोई पेरेंट्स घर में लेता नहीं है ज़्यादातर के लिए। तो पेरेंट्स को जो जीके के लिए है, जीके के लिए पेरेंट्स को 10 मिनट अपने पास में बैठना चाहिए। पहले बच्चे को क्या सिखाए? देखो, एक गलत भी होता है कि बच्चे को टारगेट दे दिया कि आपको एग्ज़ाम देना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, उसको जीके किताब ला करके दे दी, एक मैथ्स की दे दी, एक रीजनिंग की दे दी, उसको किताबी माहौल में लगा दिया, और जानकारी उसको ये नहीं है कि तुम्हारे ग्राम प्रधान का नाम क्या है।
स्कूल्स भी ये बातें नहीं सिखाते हैं। स्कूल्स भी किताब लगा देते हैं, जीके की हुई, कंप्यूटर की हुई, वे किताब लगा देते हैं, लेकिन वे सिखाते नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, तहसीलदार का क्या नाम है, आपका थानाध्यक्ष का क्या नाम है। तो पेरेंट्स से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाम को 10 मिनट केवल, सबके लिए समय होता है, 10 मिनट बच्चे के लिए निकालें। यानी पिताजी को समय नहीं है, ड्यूटी पे है, तो मम्मी है, मम्मी को समय नहीं है, दादी है, दादी, कोई पेरेंट्स हो, यदि कोई ओनली वन अकेला भी बच्चा रहता है तो उसके लिए मेड तो आती होगी खाना बनाने के लिए, बिल्कुल। उसको बताए। वो उसको जो कल्चर है अपने आसपास की, वो ज़रूर बताए, चाहे सर्च करके बताए कहीं से। और जीके तब कवर होते हैं जब बात करते हैं। जैसे कि आप लोग लीजिए बताएं, यदि मान लें बच्चे को एक मूवी दिखा दें हम, और मूवी दिखा करके फिर उससे बैठ के वार्ता करें, उससे पूछे इस मूवी में बताओ क्या बात है, तो बच्चा आपको कहानी के तौर पे सारी बात बताएगा। मान लो किसी कारण से एक टॉपिक भूल जा, वो कहेगा सुनो सुनो मम्मी सुनो, ऐसे नहीं, ये बात और थी उसमें, दिखाई थी, बताया गया उसने नहीं बताया। जी। तो इसलिए पेरेंट्स जब उससे बच्चे तो वार्ता करेंगे, डेली बताएंगे कि हमारे प्रधान का आज ये प्रधान है, इससे पहले ये प्रधान था, अब ये हमारे यहाँ थानाध्यक्ष आ गए, इतने थाने होते हैं, इतनी तहसील होती है, तो कहीं न कहीं उसके लगातार याद रहेंगे। है ना? हमारे राष्ट्रीय पशु का नहीं पता बच्चे को, राष्ट्रीय पक्षी का नहीं पता, राष्ट्रीय मिठाई का नहीं पता है, और वे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सबके रटते हैं। तो जो जीके की व्यवस्था होती है वह होती है बताने से। और पहले से जब आप लोग बच्चे को तैयार करेंगे अपने गांव से, जैसे कहते हैं गांव से शहर की ओर, जी। यानी छोटे से बड़े की ओर। और जो मैथ्स की रही, मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, जो मैथ्स टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे को बताया जो टीचर्स ने आपको मैथ्स पढ़ा, जो अंकगणित चलता है उसको पढ़ाया, आपको केवल और केवल उसका शॉर्टकट मेथड देखना है। टीचर्स ने कैसा बताया है, इसका आपका शॉर्ट हल क्या हो सकता है, इस सवाल को आप 4 बार निकालिए। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, कि पहले से उसकी प्रैक्टिस होती है, जो टीचर्स ने निकाला उसमें अंकन करने की याददाश्त बढ़ती है कि भाई कैसे हो सकता है, मामा ने कैसे बताया है। और जो बच्चे गेम खेलते हैं, सुडोकू बोलते हैं जिसको, जी। वो रीजनिंग में सहायक होता है। पर आजकल के बच्चे कहाँ ही खेलते हैं सर, उनको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। नहीं, जब कभी कभी ऐसा होता है ना, जब किसी की मम्मी आती है या बुआ बहुत दूर से आती है, एक गेम होता है, एक लकड़ी का गेम आता है, उसमें कांटे कांटे से होते हैं, मैं नाम नहीं जानता उसका, उसको लगा देते, इससे दिमाग विकसित होता है बच्चे का। रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, मान लिया 4 हरी बॉल है, 4 नीली बॉल है, बच्चे खेलने के लिए आती हैं। जी। एक वो घुमाने का होता है, उसमें बोलता न, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, उसको लगा सब लेते हैं, सबके अच्छा, वो पास रहता है। क्यूब की आप बात कर हाँ, रहे हैं। क्यूब की बात जी होती है जी ना, जी उसको ले जी, लगाते हैं, कलरफुल क्यूब्स। उसको क्यूब ला करके दीजिए बच्चे को, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभदायक होते है। जब रीजनिंग करता है बच्चा तो उसमें लाभदायक होती है। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके यदि बच्चे को कक्षा 3 में नॉर्मल तरीके से आप लोग लागू करो उस पर, बच्चा आपको खुद पे खुद कहेगा कि मुझे तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ही एग्जाम देना है, यदि बताए तो कोई बच्चे को। और जब पेरेंट्स को ही नहीं पता है, और जिस पेरेंट्स को पता है वो अपने बच्चे का गोल तय नहीं कर पाता है। आज जब कक्षा 6 निकल जाती है कि कक्षा 9 में देखेंगे, तो जब पौधा पक जाता है तो फसल ज़्यादा देगा या कम देगा, कम दे। यह स्थिति होती है। तो जब बीज डालते हैं ना धरती में, यदि उसमें खाद न डाले, पानी न डाले, तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा, जैसे कि आप बता रहे थे कक्षा 6 और 9, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे ने किसी भी कारणवश अगर क्लास 6 में सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और आपके मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, तो वो कैसे क्लास 9th में प्रिपेयर करे कि वहां पे वो एडमिशन ले पाए। देखो, ये अच्छी बात है, अच्छा सवाल है आपका। जो बच्चा इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स भी
के भी सवाल ख़त्म हो जाते हैं कि जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा छोटा है, मैं भी कक्षा 6 में नहीं भेजूँगा ऐसे विद्यालय में। तो उनके लिए जो तैयारी होती है, तैयारी तो आप लोग कक्षा 3 से ही रखो और उसका बेस तैयार कराओ। जो कक्षा 6 में आपने इंट्रेंस दिलवाया, बच्चे को पता चलेगा कि अलग इंट्रेंस कैसा होता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है। एक स्कूल के एग्ज़ाम में और ऑल इंडिया के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बच्चे को जानकारी मिलेगी, अलग विद्यालय में एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, अलग तरीके से देने के लिए जाएगा। यदि भले ही नंबर आ जाए उसका, तो उसको मत भेजना, पेरेंट्स के लिए ये होती है बात। लेकिन जो उसकी तैयारी होती है कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में भी 2 घंटे अलग से प्रतिदिन रखी जाए ज़रूर। जब कक्षा 9 का एग्ज़ाम होता है तो उसका 100% नंबर आएगा, 100% सफल होगा बच्चा। और पेरेंट्स भी इसमें दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उसका बच्चा अफ़सर बनने के लिए जा रहा है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो सैनिक स्कूल में है ना, जो पेरेंट्स जागरूक है, विदेश जाते हमारा बच्चा कहीं न कहीं कैसे भी सिपाही से पैसे दे के कैसे भी नंबर आ जाए, तो अधिकारी रैंक बनकर ज़रूर निकलता है ऐसा बच्चा, यदि वहाँ पे नंबर आ जाए। अगर बच्चा बार-बार इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर भी वो मतलब उस तक नहीं पहुँच पा रहा है, अपने टारगेट पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो अपने लाइफ़ क्या समझता है कि क्या ये मेरी लाइफ़ खराब हो गई है? नहीं, नहीं, नहीं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका। पहली तो बात, कोई भी गोल होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, सब बच्चे सोचते हैं कि तुम सफल हो जाएँगे। और जो बच्चे, अगर मान लिया किसी बच्चे को, चलो ले लेते हैं, जैसे बच्चे आजकल देखते हैं ना, गेम देखते हैं बैट बॉल वाला, जो हमारी जो बेटी है, भारत की बेटी, जी, वो अभी अब जो ट्रॉफी लाई हैं वर्ल्ड बिल्कुल। कप, इसको ज़्यादा देखते हैं बच्चे। और छोटे बच्चे को लेकर के ना, मम्मी भी, बुआ भी, चाची भी बैट बॉल ला कर दे देती है सबसे पहले उसको, प्लास्टिक का। तो यहाँ ही लेकर के चलो आप लोग। जब एक सेंचुरी लगाता है कोई बल्लेबाज, तो जब 100 रन उसके पूरे हो जाए तो बल्ला उठाता है, जी, पूरा बल्ला उठाता है। बिल्कुल। जब 50 रन होते तो आधा बल्ला उठाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें 100 रन के लिए उसका अभिवादन किया, उसके लिए 99 रन बनाना एक अहम था। वो बल्ला उठा 100वें रन पे, 99 में तो नहीं उठा। नहीं, जब 100 रन उसके पूरे होंगे तब बल्ला उठा। जी, तो उसके लिए एक अहम भूमिका क्या थी 99 में। जी, तो जो बच्चे असफल होते हैं, उस असफलता के पीछे कहीं ना कहीं बच्चे का गोल की कमी होती है। वे सोचते कि एग्जाम में, कक्षा 6 में एग्जाम नहीं दे पाया या उसमें नंबर नहीं आया मेरा, तो वो असफलता, जब हम तो देते नहीं है। ऐसे असफलता नहीं होनी चाहिए। जब उससे ये सीख लेनी चाहिए कि आप सफल तो नहीं हुए, लेकिन आप सफलता के नज़दीक तो पहुंच गए। जब 99 रन की बात आई, शतक नहीं लगा, लेकिन 1 रन रहता शतक लग जाता ना। जी, जो असफल हुई, एक जब ये कक्षा 6 में नहीं हो पाया, कक्षा 9 में नहीं हो पाया, लेकिन वो प्रिपेयर ऐसा हो जाएगा, यदि अधिकारी नहीं बना तो अधिकारी के समकक्ष तो हो ही गया। बाद में भी समकक्षता है। बिल्कुल। उसके बाद में जो डिफेंस का एग्जाम कक्षा 12 में होता है, जो कोई भी बच्चा, किसी भी विद्यालय का बच्चा डायरेक्ट फॉर्म भर देता है, तब एग्जाम देता है। अगर मान लिया उसमें नंबर नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट एनडीए का एग्जाम दो, उसमें सिलेक्शन होगा। तो हार नहीं माननी चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी बराबर रखनी चाहिए। ऐसे एक लाभ और होगा जी, जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है अपनी डिफेंस की या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, उसका नंबर मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में तो आता नहीं है। यदि उसने इधर डिफेंस का एग्जाम दे दिया, तो उसकी तैयारी ऐसी हो जाती है, जो उसके 12वीं के अंक होते हैं, उसकी प्रतिशत मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेगेटिव नहीं मानना चाहिए इससे कि नंबर नहीं आया मेरा। जी, तो प्रदीप जी, जैसे कि अभी आप एनडीए की बात कर रहे थे, तो जो बच्चे डिफेंस सेक्टर में क्लास 12th में एनडीए, एयर फोर्स और ये अग्निवीर और नेवी के लिए ऐसा क्या करें कि उनके वहाँ पहुँचने के चांसेस बढ़ जाएँ? देखो, ये तो बहुत सारे स्कूल
तैयारी कराते हैं, हम भी कराते हैं अपने विद्यालय में। हमारे जो प्रिंसिपल साहब है, बड़े भाई साहब डॉक्टर राजीव तोमर, जी। उनके सुपरविजन में हमारे विद्यालय से हर बार बच्चे पूरे यूपी को टॉप करते हैं बहुत और अनेकों बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अनेकों बच्चे ने नीट और जेई में फ्री सीट पे नंबर हासिल किया, अपने अच्छे अच्छे कॉलेज उनको मिले हैं। और अनेकों विद्यालय और भी है जिनकी मुझे जानकारी है, जो कक्षा 12 में एक गोल निर्धारित कर देते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो डिफेंस के लिए तैयार करते हैं उनको, उसके 2 फायदे होते हैं स्कूल्स को। जैसे जो चलो डिफेंस को ले लेते हैं, एनडीए को ले लेते हैं। एनडीए में 2 एग्जाम होते हैं, एक तो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, एक एग्जाम होता है, एक होता है रीजनिंग और जीके का, अलग से एग्जाम, जीके 2 एग्जाम होते हैं। तो जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करता है उसके मन में पहले डाल देते हैं कि तू अधिकारी बनेगा। उसको फोटो दिखाते हैं, उसकी वीडियो दिखाते हैं। जब बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा मान लेता है कि हाँ मैं डिफेंस में अच्छा रहूँगा। तो उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जब पूरे अंक आएंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल को लाभ होगा, उसकी परसेंटेज बड़ी बढ़ेगी। और यदि जब उसकी पूर्ण ज्ञान उस विषय का हो जाएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, तो एनडीए का एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बच्चा कवर कर लेता है। फिर उसके बाद में एसएसबी होता है, इसको इंटरव्यू बोलते हैं, उसकी तैयारी ज़बरदस्त करा देते हैं। और कक्षा 12 के बाद या कक्षा 12 में पढ़ते हुए बच्चे भी ये फॉर्म भर देते हैं। गवर्नमेंट ने यह बहुत अच्छी कार्य किया हुआ है। और जो अग्निवीर है ये इसमें एयरफोर्स में है और नेवी में है, एयरफोर्स के एग्जाम 2 बार होते हैं। ये तो बहुत आम जन बात होगी। अब साइंस साइड का बच्चा 2 घंटे पढ़कर ही तुरंत कवर कर लेता है डिफेंस को, ये ज़्यादा उसकी बात नहीं रही है। तो बच्चे को जो कक्षा 11 और 12 में बच्चे हैं, यदि वे मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वे यार डिफेंस को अपना एक टारगेट रखें। भले ही किसी का मन डिफेंस में जाने का नहीं है, अच्छी अधिकारी रैंक की नौकरी है वैसे तो, लेकिन अगर मान लें आपका मन जाने का नहीं है तो आपके 12वीं में प्रतिशत अंक तो बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि विषय आपका ही है। उसके कक्षा 12 के सिलेबस से ही एक पेपर होता है उसका बच्चे का। इसी के साथ एक और जुड़ा मेरा सवाल कि जैसे कि पेरेंट्स है वो ज्यादातर ये कह देते हैं किसी भी चीज को लेके, अरे नहीं नहीं अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, इसमें नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता। तो इस चीज को हाईलाइट करते हुए आप मुझे ये बताएं कि इससे क्या नुकसान होता है। छोटा मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात जी। कि मतलब सपोज अगर हम कहते हैं कि आप बच्चे को क्रिकेट में भेज दीजिए, अच्छा जी। वो कहेंगे नहीं अभी हमारा बच्चा छोटा है, क्रिकेट के लायक नहीं है। या हम उसे कहेंगे कि उसको स्विमिंग में डाल दीजिए, स्केट्स में डाल दीजिए, वो बोलते हैं नहीं अभी हमारा बच्चा छोटा है। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। हाँ देखो, ये ठीक बात है आपकी। देखो पहली तो बात, जो बच्चे होते हैं ना, एक तरफ तो पेरेंट्स कह रहा है कि बच्चा छोटा है और एक तरफ बच्चे की बात पेरेंट्स मान रहा होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है वो पेरेंट्स से ज़्यादा होशियार होते हैं। देखो जैसे कि आपका बेटा है जी। या बेटी है, उसने कहा आपको मामा मुझे तो बोल लेनी है, आपने कहा नहीं, तो उसने 2 आंसू बहाए, 2 आंसू बहाए, मम्मी पी गई, तो कोई बात नहीं, तो शाम को दिलवा कर हाँ, लाएंगे। यही होता है। शाम को दिलवा कर लाएंगे, पापा आगे तो लेकर जाना पड़ेगा। तो बच्चा मान लेता है कि आपके रोने से मम्मी पापा काम कर देते हैं। और पेरेंट्स इसलिए बचते हैं कि हमें पता है कि इसके बाद हमारा ही खुद का नंबर है, तो शायद इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अभी बच्चा छोटा है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी वाली बात यह है, पेरेंट्स है क्यों कराते हैं पेरेंट्स ये काम, जबकि पेरेंट्स को ये काम करना नहीं चाहिए। यदि बच्चा रोता है तो रोने दो, पापा आता है तब भी रोने दो, उसको धमकाओ मत।
उसको 2 शब्द प्यार से कहो, बेटा हम नहीं दिलवाएंगे, वो जिद्दी भी बनेगा। भविष्य में जिद्दी क्यों बनते हैं बच्चे? ऐसे तो बनते हैं जिद्दी जब उसकी एक बात मान लेते हैं। और फिर 90% मम्मी कहती हैं कि पापा को बोलते कि आपने बिगाड़ा है बच्चा, ये आपने इसकी जिद पूरी करी है, जबकि रोल मम्मी का होता है। सबसे पहले मम्मी के पास होती है। पहले जो छोटी चीज हो ना, छोटी चीज दिलवा कर कोई बात नहीं, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, उसके बाद में बड़ी जिद करता है। और जब एक ऐसी जिद करता है, उस समय पे ना समय होता है, ना पेमेंट होता है, ना स्थिति होती है, वह पूरी नहीं होती, उस समय बच्चा जिद्दी हो जाता है। वो खाना भी नहीं खाता है, वो पढ़ता भी नहीं है, और शाम को जब पेरेंट्स धमकाना पड़ता है तो वो सो जाता है। जी, यह स्थिति होती है। अभी जैसे आपने जिद की बात करी, इसी से एक और मेरा पॉइंट है, वो आप मुझे और जो मेरे साथ जुड़े पेरेंट्स हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि जैसे कि बच्चों में आजकल मोबाइल की एडिक्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जी जो उनकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगा रही है। तो जी इससे कैसे बचा जाए? ये देखो, ये तो ठीक बात है। बचने वाली स्थिति तो यह है, प्रत्येक बात के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि एक सिक्का होता है ना, जी, आपने भी कभी खेला होगा या कोई भी, कि सिक्के के 2 पहलू बताते हैं, लेकिन मैं सिक्के के 3 पहलू बताता हूँ। हमने तो अभी तक 2 ही सुने हैं, हेड और टेल। तीसरा अच्छा, पहलू आज तो आपसे कभी कभी सिक्का खड़ा भी तो हो जाता है। बिल्कुल होता है, नहीं जी होता जी है? जी तो सिक्के के 3 पहलू होते हैं, हेड और टेल नहीं होता। जैसे कि मोबाइल्स है, मोबाइल्स गवर्नमेंट भी जो पास बच्चे होते हैं, 10वीं उत्तीर्ण करते हैं, उनको मोबाइल देती हैं। और मेरा ये मानना है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो सरकार के पदाधिकारी है वे भी सुन ले। मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं इस तरह राजा का बेटा तो राजा होगा और गरीब का बेटा गरीब रहेगा। क्योंकि जो हमारे सरकार चलाने वाले हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। उनके बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ जो लखनऊ के टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं, वहाँ पढ़ करके तो विदेश जाते हैं, लंदन पढ़ते हैं। आम जन के तो बच्चे लंदन नहीं जाते हैं। तो जैसे कि माहौल की बात पहले भी आई थी, वे बिल्कुल माहौल पहले से क्रिएट करेंगे, उन्हें अपना ही व्यवस्था संभालनी है। तो वे तो राजा है, तो राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा। और जो हमारे यहाँ मोबाइल के कारण हमारे बच्चे इस मोबाइल में, अच्छी बात भी है जी और बुरी बात भी है। क्या किसी पेरेंट्स ने आज तक अपने बच्चे को कोई इंग्लिश की वोकैबुलरी या इंग्लिश के सेंटेंस या इंग्लिश के इंटरव्यू या इंग्लिश की कोई मूवी खोल के बच्चे को दी है कि आप लोग ये मोबाइल देखना है, आपको 100 मन करे वो देखो, लेकिन पहले आधा घंटा इस मोबाइल में ये देखो, और मैं आपसे प्रश्न करूंगी या प्रश्न करूंगा कि इससे आपको क्या अच्छा लगा? जब जिद करता है बच्चा, और जिद पता क्या करता है, मान लिया 2-4 लोग बैठे हुए हैं, तो बच्चा छोटा आएगा, हाथ लगाएगा, मामा का फोन दे दो। मम्मी पापा सोचते हैं ये डिस्टर्ब करेगा, बाहर के नए मेहमान हैं, ले वो मोबाइल देख लो, तो मोबाइल दे देते बच्चे। वे नचनी आने की वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं। ये अंतर है। मैं दूसरे देश की बात भी यहाँ करूँगा, चीन में और हमारे यहाँ में ये अंतर है। हमारे छोटे बच्चे, जो छोटी बच्ची होती है, यदि किसी कार्य के लिए इस विद्यालय में जाती है, किसी फंक्शन के लिए जाती है, तो हम उस पर डांस कराते हैं जी स्टेज पर, उसके लिए तैयार करते हैं छोटी बच्ची को ही, बिल्कुल सर। है ना? उसे झांसी की रानी बना कर तो ना भेज दे। तो बाकी जो चीन में है, उस बच्चे को जूडो कराटे सिखाते हैं, उसको योगा सिखाते हैं, ये व्यवस्था करते हैं वहाँ से। तो जो बच्चे हैं, मोबाइल है, मोबाइल में यदि अच्छी बात सिखावे तो बच्चे अच्छी बात सीखेंगे ज़रूर। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। अगर मान लिया पेरेंट्स 10 मिनट देवे कि आप लोग को आधा घंटा मोबाइल मिलेगा, देखो कोई बात नहीं है। मोबाइल हानिकारक होगा भविष्य के लिए। बच्चे की बहुत नज़दीक से ये स्क्रीन देखते हैं बच्चे, जी जी लेट कर देखते हैं और लाइट बंद कर लेते हैं। इसकी रोशनी घातक होती हैं।
आगे आंखों की समस्या बढ़ेगी। और जब यदि आप बच्चे को एक टारगेट देंगे ना कि मोबाइल देखना, आपको मोबाइल देखो, कोई बात नहीं, आप आधा घंटा देखो, लेकिन आधा घंटे में 10 मिनट या वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। और इस मत मैं 5 सवाल पूछूंगी, उसके जवाब देने पड़ेंगे, तो बच्चा कतरावेगा मोबाइल लेने से लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि हाँ अब ये चीज हो रही है तो हाँ। ये चीज भी होगी, तो इससे और अच्छा है कि हटा दो इसे। हाँ, और सवाल जवाब करने सीखेगा बच्चा। सवाल जवाब तो करने सिखाने का नहीं, तो वीडियो में तो कुछ भी देखेगा। जी। ये स्थिति होती है। इसी से एक और जुड़ा मेरा अगला सवाल है प्रदीप जी, कि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है, पेरेंट्स उसको कैसे इंक्रीज करें? कॉन्फिडेंस लेवल की जो बात है, जो बच्चे छोटे होते हैं वो पेरेंट्स भी अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चे को शाबाशी नहीं देने की। जो छोटे छोटे काम होते हैं बच्चे के, मान लिया बच्चे से कोई गलती भी हो जाती है, तो पेरेंट्स को बच्चे को शाबाशी देनी चाहिए। उसकी गलती बाद में बतावे। यदि मान लिया अपना बैग लगा रहा है और बैग में वजन ज़्यादा है, तो उसको डांटते हैं, उसको डांटे मत ना। उसका बैग अपने आप खोले, बच्चे से आराम से पूछे, बेटा आज की जो स्कूल के अनुसार जो किताबें हैं ये कितनी ले जानी है, और जो एक्स्ट्रा है उसमें पूछे कि ये एक्स्ट्रा है बेटा, ये आप इसको यहाँ रखो। उसको बताए, कमी बताए उसको, लेकिन लाड़ प्यार से बताओ, उसको डांटे मत ना। और छोटी छोटी बातों पे यदि कोई बच्चा गलती भी कर देता है, यदि मान लो तो किसी कारणवश बच्चे ने कांच तोड़ दिया, तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है पेरेंट्स का, बिल्कुल। है ना। उसको धमकाते हैं, बच्चे में डर का माहौल हो जाता है कि ये काम करे तो डर हो जा महसूस होगा। वो अगर मान लिया गलती कर भी देता है, वो चाह कर भी मम्मी पापा को नहीं बताता कि मैंने झूठ बोलना सीख जाता है। और यदि कांच टूटे तो कोई बात नहीं है, जी। पेरेंट्स बोले ये टूट गया लेकिन आपको तो नहीं लगा, हम्म। आपको तो नहीं लगा, कोई बात नहीं बेटा। तो उसको वो ज्यादातर बच्चे अपने आप मम्मी के साथ में उसको उठाना शुरू कर देंगे। हाँ। उसको फिर बताओ, नहीं आपको लग जाएगा बेटा, मैं साफ कर दूंगी, लेकिन ये टूट तो गया, गलत हुआ है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, ये आपको भी लग सकता है। जी। तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगेगा कि किस कांच से आपकी महत्ता ज्यादा है, जी। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी। और यदि इसको धमकाओगे तो डर का माहौल होगा। हम्म। और कोई भी बात जो स्कूल में भी होगी ना, तो भी पेरेंट्स को भी आकर नहीं बताने का, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। एक और क्वेश्चन मेरा इसमें प्रदीप जी, की जो जैसे कि आपने बताया कि क्लास थर्ड से ही अगर बच्चे का बेस सही हो, तो क्या मतलब ये बात बिल्कुल सही सटीक है कि ट्वेल्थ में वो सुनिश्चित आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल में या एनडीए में जा सकता है? देखो, जो कक्षा 12 के बाद में है वह तो बात अलग है जाने के लिए। एक किसी भी चीज़ का एक गोल होता है। मान लिया वो बच्चा जो कक्षा 3 में आज बच्चा टॉप मोस्ट है, कक्षा 12 में जाने के पश्चात वो बच्चा बिल्कुल नील भी हो सकता है। और जो बच्चा आज मीडियम है, कक्षा 12 में जाने के लिए वो टॉपर भी हो सकता है। इसका क्या है, बच्चे को मोटिवेट करना, उसको रास्ता दिखाना। ऐसा नहीं है कोई आज फसल हमने गेहूं की खड़ी करी, वह 12 साल तो नहीं रह सकती, नहीं। वह खड़ी खड़ी अपने आप खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कक्षा 3 की बात है, जो कक्षा 3 का उसका लेवल है, उसको उसको टॉप मोस्ट बनाओ कक्षा 3 के लेवल के लिए। जब 4, 5, 6 में कक्षा 10 जब कक्षा 9 में आ जाएगा, तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट बनाओ उसको, उसके लिए मेहनत करो। जब कक्षा 11 में आएगा तो उसको बताए कि कक्षा 12 के बाद आपको डिफेंस देना है। यदि वो नंबर नहीं देता है तो कक्षा 12 के पश्चात जो यूपीएससी का है, कलेक्ट का एग्जाम है, तो उसके लिए तैयार करो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को कक्षा 3 में हमने बता दिया कि हम तो आईएएस अफसर बनाएंगे उसको, और उसको आज तो आईएएस बना दे। कक्षा 3 का बच्चा क्या सीखेगा आईएएस की बात? वो तो जब कक्षा 12 पास कर लेगा तभी तो जान पाएगा ना वो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उसको क्लास थर्ड से ही ऐसा माहौल दिया जाए कि वो उस चीज की तैयारी आराम से आगे कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। उसको ये बताए जब कक्षा 3 से बच्चा है, उसको हम तैयार करेंगे सबसे पहले कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तीनों परीक्षा होती है, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। जी।
उसके लिए तैयार करो, उसके लिए पूरी बात बताओ, खुल के उसके वार्ता रखो, बिल्कुल पर्दा दिखा दो उसको कि ऐसा होता है, इससे ये लाभ होंगे। और आपको नहीं भेजना है तो मत भेजिए आप लोग, नंबर आ जाता है। यदि नंबर नहीं आता तो पॉजिटिव रूप से बताओ, बेटे कक्षा 6 में नंबर है, कोई बात नहीं है, अच्छा है, आप अपने माहौल में तो अच्छे हुए। अब जब कक्षा 9 के लिए तैयारी करनी है आपको, तो 3 क्लास फिर निकल जाएगी, 6, 7, 8 निकल जाएगी बिल्कुल। कक्षा। और एक यदि आपको भेजना ही नहीं है तो 1-8% एग्जाम छुड़वा दो, बहुत सारी बात है। या उसको ऐसे जब कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर नंबर दिया जाता है तो नंबर नहीं आया है, उसको फिर तैयार करो कि मुझे बताया है कि वह कक्षा 12 के बाद में डिफेंस के लिए तैयार भी करते हैं, और डिफेंस के लिए ये आप लोग कक्षा 12 के बाद जा सकते हो, तो आप घर से ही एग्जाम देना। जी। तो बच्चे में एक लोभ हो जाता, लालच कि मैं जाऊंगा। यदि मान लिया आप लोग कहें तुझे ये चीज मिलेगी, तुम ये करो, तो बच्चा करता है, जो उसको खुशी मिलती है। जी। तो जब कक्षा 12 में बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, जब वो बच्चा पहले से अधिकारी रैंक के सपने देख रहा है ना, तो यूपीएससी टॉपर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें प्रदीप जी कौन-कौन से जो बच्चे हैं, जो डिफेंस स्कूलों में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो क्या गाँव के बच्चे भी इसी उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी, गांव के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं आज तो जी, जो पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन, जिस बच्चे में डिसिप्लिन होता है, कोई भी एग्जाम हो उसको कवर कर लेता है। पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन का महत्व जरूरी है। जी। जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो सफल नहीं हो सकता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर्स हो, कोई भी हो। यदि आप टीचर्स को ले लीजिए, यदि कोई टीचर समय पे विद्यालय में नहीं आएगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। जो बच्चे में है डिसिप्लिन है, सुबह 4 बजे उठना है, 2 घंटे पढ़ना है, जो मन है उसका, मन विचलित न करे उसको। जो अगर मान लें मैंने बच्चे का टाइम टेबल बना दिया कि आपको 10 तय और 12 2 घंटे पढ़ना है ये कार्य है, या शाम को 6 से 8 पढ़ना है, और उसमें डिसिप्लिन है नहीं, आज नहीं पढ़ रहा, कल पढ़ूंगा, आज 6:15 बजे बैठा हुआ हूँ, आज शादी में जा रहा हूँ, तो सफल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन होगा, जिस बच्चे में डिसिप्लिन हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे झोपड़ी झुग्गी का हो बच्चा, वो सफल होता है। मेन बात डिसिप्लिन की होती है। तो जैसा कि प्रदीप जी आपकी जो एकेडमी है, श्री राम आईएएस एकेडमी, तो क्या इसमें भी इन एग्ज़ामिनेशंस की जो प्लानिंग है, वो अवेलेबल है? देखो, जो हमारी एकेडमी है उसके लिए हम पेरेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा जो क्षेत्र पड़ता है, चौगामा क्षेत्र पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और वहाँ से जो मेरठ और बागपत, मेरठ से बागपत बना है, जी। शामली बना है, वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और एक जाट रेजिमेंट बन है हमारी, जो सैनिक बल की है, उन्होंने जो जाट रेजिमेंट है, जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, जी, जी। वहाँ भी उन्होंने जीत दिलवाई है। जो कश्मीर से धारा 370 हटी, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं ना, वे इतने कैपेबल है कि वे बिना कुछ खाए 1 2 3 दिन तक जब ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, कलेक्टर का एग्जाम यानी जज बने। वहाँ से जो भावना है पेरेंट्स की कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस ये हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने अपनी एकेडमी तैयार करी। और उस एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति माह हमारी जीके की किताब निकलती हैं। जो बच्चे आज तैयार होते हैं कि मैं भविष्य में, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे कक्षा 3 में हो, उसका एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम, बच्चे से पूछते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। प्रतिदिन हमारे 16 पेज की जो सॉफ्ट कॉपी निकलती है, वह सुबह को 4 बजे उठकर मैं भेजता हूँ। उसके नियम कानून हैं,
उसको जो फॉलो करता है उसी को हम उसको देते हैं। जैसे कि प्रतिमाही किताबें निकलती हैं हमारी, तो उस प्रतिमाही किताबों के लिए एक बात होती है कि जिसको भी वो पत्रिका मिलेगी उसका, जैसे कि मान लिया 1 महीने की 30 तारीख को ख़त्म हो जाती है पूरी किताब, 10 दिन में वो पत्रिका बन जाती है, 11 तारीख तो हम उसको वितरित कर देते हैं। तो अगले वाली महीने में उसका 11 तारीख को ही एग्ज़ाम होता है, उस पूरी पत्रिका का 1 महीने का। जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है उस एग्ज़ाम में, तो उसको ₹5100 का प्रति बच्चा, चाहे 10 बच्चे हो, 5100 रुपये का हम इनाम देते हैं बच्चे को। बहुत बढ़िया सर। ये सब क्यों करते हैं? ये सब मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे क्षेत्र से बच्चा भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जॉब है उस पर जाकर बैठे। कल मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा मुकाम तो रहेगा। तो बच्चे सीखेंगे तो कि आप अच्छी इतनी बड़ी पोस्ट है। जी। कुछ पेरेंट्स तो 80 से 85% पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सोच भी नहीं सकते, जिनकी सोच भी नहीं है कि मेरा बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। वे टारगेट ठान लेते हैं पहले एक अच्छे टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए, डीपीएस जैसे स्कूल में महंगा खर्च दे करके, कि भाई बच्चा दिल्ली पुलिस में हो जा, बच्चा हो जाएगा, वो भी नौकरी वाली ले लेंगे, काम चल जाएगा। ये स्थिति है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं उनसे जुड़ा हूँ, उनको बताऊँ आप लोग हमारे यहाँ हीरे हैं, बस उनको केवल तराशने की आवश्यकता है। बिल्कुल। उनको जोहरी कैसा मिले, कैसे तराश है, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। आपके साथ तो अभी हमने और भी बहुत सारे हाँ जी। पॉडकास्ट करने हैं, क्योंकि अभिभावक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पेरेंट्स की जी, बहुत जी, सारी जी। क्वेरीज रहती है और आपके थ्रू उन्हें बहुत सारी अच्छी टिप्स मिलते हैं जो उनके लिए अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें कर पाते हैं। तो इसी के चलते इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए? देखो, मैं पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन कराए, उनको बिल्डिंग देख करके या रिलेशन बना करके अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं कराए। वहाँ के सबसे पहले देखे वहाँ के जो लीडरशिप है, वहाँ के जो अनुशासन है, उसके अधिकारी कौन है, उनको वहाँ कौन पढ़ाता है। क्या उस विद्यालय में ऐसे तो नहीं है कि आज अलग मैम थी, कल अलग मैम आई, मतलब कल का मतलब अगले महीने जो पैसे जाते थे 5-5, 3-3, 10-10 हज़ार रुपये की, बुरा मत मानना कोई भी, मेकअप वाली मैडम आती हैं कि मेकअप का खर्चा निकला और उसमें स्कूल में वे टीचर्स बन जाती हैं। जो बीएड बीटीसी वाले टीचर्स होते हैं वे तो मिनिमम बहुत कम रखते हैं स्कूल वाले। ऐसे पेरेंट्स हैं, उनको देख करके अपने बच्चे का भविष्य तय न करें। बच्चे ये न देखें कि ये तो मेरा जानने वाला है, वहाँ तो प्रदीप सर वहाँ एडमिशन करा देंगे, और प्रदीप सर के पास में कोई टीचर्स है नहीं है, प्रदीप सर तो पढ़ाता नहीं है। तो ये तय न करे, वहाँ के टीचर्स देख के प्रतिदिन अपने बच्चे से वार्ता करे, 10 मिनट कोई भी हो घर पे, उनसे प्रश्न पूछे, बेटा आज स्कूल का माहौल कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, वहाँ की आज आपको पढ़ाया सबसे बेस्ट आपके क्या याद रहा। कोई प्रश्न करता नहीं है। बच्चा स्कूल से आता है, एक जूता कहीं, टाई कहीं, बैग कहीं, तुरंत खाने पे हाथ धोते नहीं है। मम्मी खुश हो जाती है, अकेला बच्चा है, कोई बात नहीं, अब खाना खाओ, अब सो जाए बच्चा। ये माहौल होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को देखे, जैसे अब जब नया सेशन आ रहे हैं, अगर मान लो स्कूल भी चेंज करते हैं, उनकी समय पे फीस जमा करें, समय पे व्यवस्था देख के प्रतिदिन बच्चे से बात करें, और जो बुरा होता है, यदि बच्चा कोई गलत बताया कि आज मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो उस पे स्कूल मैनेजमेंट से बात करें, तब वे सफल हो सकते हैं जी। बहुत खूब। तो प्रदीप जी, आपके साथ इस पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा समय बीता हमारा, और हमें बहुत सारी नॉलेज आपसे मिली, टिप्स आपसे मिली कि हम अपने बच्चों के जो फ्यूचर को लेके कैसे और
जो है जागरूक हो सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें और उस एजुकेशन के ही थ्रू अपने बच्चे को एक किसी भी लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुंचा सके। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस पॉडकास्ट को जो है एंड करते हैं और दोबारा से प्रदीप जी के साथ एक और मुलाकात करेंगे, जिसमें हम और भी चर्चा करेंगे कि पेरेंट को ऐसी ऐसी टिप्स मिले जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे और कहाँ से और किस तरीके की हेल्प से करवा सके। तो चलिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे आपसे फिर मिलते हैं। आपके होस्ट एंड दोस्त कंवलदीप। नमस्कार।